अध्ययन करेंगे। मैं कृष्ण गोपाल भाटी, लेक्चरर निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेडिकल सिटी। आज मैं आपके समक्ष बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट जो है आवर्तविधि पात्रों में जनन, उसका अध्ययन कराने का प्रयास करूंगा, जिसका फर्स्ट चैप्टर। तो देखो इस यूनिट के अंदर कुल 4 अंक मिलते हैं, जिसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, अर्थात टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवर्तविधि पात्रों में जनन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बात हो रही है आवर्तविधि पात्र। तो आवर्तविधि क्या है ना? तो देखो आवर्तविधि, तो ऐसे पात्र जिनके ऊपर किसका, फल का या फल वृत्ति का आवरण पाया जाता है, उन्हें कहते हैं आवर्त। तथा बीजी, बीजी मतलब बीज, यानी ऐसे पादप जिनके बीजों के ऊपर सुस्पष्ट फल का आवरण पाया जाता है, उसे आवर्तविधि पादप कहा जाता है। दूसरी बात आती है जनन। तो आप सब जानते हो कोई भी जीव हो, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, जनन के लिए तो 100 वर्ड परिभाषा होती है। क्या? सजीवों द्वारा अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या वापिस बोल देते हैं? सजीवों द्वारा अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहते हैं? जनन। अब देखो बात की जाए आवर्तविधि पात्रों में जनन, तो आवर्तविधि पात्रों में जनन को मुख्यतः 2 भागों में बांटेंगे। पहला होगा लैंगिक जनन और दूसरा होगा अलैंगिक जनन। पहला क्या होगा? लैंगिक जनन और दूसरा होगा अलैंगिक जनन। अब लैंगिक और अलैंगिक जनन की बात की जाए, दोनों परिभाषाओं को केवल और केवल 2 वर्ड से समझा जा सकता है। देखो एक वर्ड से एक टर्म होती है अर्धसूत्री विभाजन और दूसरी होती है युग्म संलयन या निषेचन। देखो दोनों टर्म से मैं दोनों डेफिनेशंस बना दूंगा, समझिए आप कैसे। देखो लैंगिक जनन, किसी भी जीव का लैंगिक जनन हो, उसके लिए परिभाषा ये बनती है ऐसा जनन जिसमें किसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस तथा युग्मक संलयन या निषेचन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। देखिए वापस समझिए, ऐसा जनन जिसमें किसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं तथा नर युग्मक और मादा युग्मक संयोजित होते हैं, जिससे युग्मनज या जायगोट बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? निषेचन भी कहते हैं। उससे नए जीव का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनेंगे तथा युग्मक आपस में संयोजित होंगे या निषेचित होंगे तो युग्मनज बनेगा और युग्मनज से भ्रूण या जीव का निर्माण होगा, उसे कौन सा जनन कहेंगे? लैंगिक जनन। अब देखो दूसरा है अलैंगिक जनन। ऐसा जनन, देखो लैंगिक का उल्टा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक में क्या है? ए उपसर्ग लगाओ, मतलब लैंगिक का एकदम अपोजिट मीन आना है। मतलब लैंगिक जनन के लिए क्या नेसेसरी था? अर्धसूत्री विभाजन नेसेसरी था और क्या नेसेसरी था? युग्मक संलयन नेसेसरी। जबकि अलैंगिक जनन में दोनों टर्म्स काम में आएंगे। तो क्या आएगा? देखो ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन युग्मक संलयन के बिना ही केवल और केवल किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन से, किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन से नए जीव का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन पुट अप होता है सर कैसे केवल और समसूत्री विभाजन से नया जीव कैसे बन सकता है? शॉर्ट एंड स्वीट बात की जाए तो अपन बात कर लेते हैं अमीबा की। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव अमीबा में अगर समसूत्री विभाजन हो तो एक कोशिकीय अमीबा से कितने बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। और आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय होता है तो उसका कोशिका उसका क्या है? शरीर है। अर्थात समसूत्री विभाजन से एक जीव से 2 जीव बने जाते हैं। तो केवल किससे? समसूत्री विभाजन से एक जीव से क्या बन गए? 2 जीव बन गए। इसी प्रकार अगर आप पादप की बात कर लें तो आपने एक नाम सुना होगा कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात की जाए तो आपने क्या सुना, क्या देखा हुआ है कि पादप के किसी भी कायिक भाग को काटे, एक भाग को काटे और उसको जमीन में रोपित कर दिया जाए, उससे क्या बन जाता है? केवल किससे? समसूत्री विभाजन संपूर्ण पादप बने जाता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ? अलैंगिक जनन ही हुआ। समझ गया? तो देखो मैंने क्या बताया आपको, अलैंगिक जनन में ना तो किसकी जरूरत पड़ी? अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ी, ना किसकी जरूरत पड़ी? युग्मक संलयन निषेचन। इसमें क्या हुआ? देखो आप आराम से देखो, अमीबा के उदाहरण से देखोगे, जंतुओं में देखो तो अमीबा देख लो, तो अमीबा में केवल एक कोशिकीय जीव है तो समसूत्री विभाजन से एक अमीबा से क्या बन गए? 2 अमीबा बन गए। पहली बात। इसी प्रकार अगर पादपों की बात करो तो पादप के किसी भी कायिक भाग को काटा और उससे जमीन में रोपित किया तो केवल किससे? समसूत्री विभाजन से क्या बन गया? पूरा पादप बन गया। तो उसे क्या कहा अपन ने? कायिक परिवर्धन। अर्थात अलैंगिक जनन में केवल क्या चाहिए? समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। अब अपन आगे विस्तार से बात कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए अपन लैंगिक और अलैंगिक जनन को विस्तार से समझते हैं तथा लैंगिक और अलैंगिक में अंतर भी समझते हैं। तो लैंगिक जनन के लिए इसमें देखो अर्धसूत्री विभाजन व समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। अब आपका क्वेश्चन है सर आपने तो बोला था अर्धसूत्री तो समसूत्री कहाँ से आते हैं? सीधी सीधी बात है
युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होगा तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज में फिर निरंतर समसूत्री विभाजन से बीज भ्रूण और बीज का निर्माण होगा, चाहे पादप हो चाहे जंतु। उसी प्रकार एलेक्ट्रिन होने के बाद भी इसमें केवल और केवल क्या समसूत्री विभाजन होता है, चाहे आप पादप में कायिक परिवर्तन ले ले चाहे जंतुओं में अमीबा का उदाहरण ले। पहला पॉइंट कंप्लीट है आपके, फिर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखो मैंने बताया था इसमें क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, और क्या होता है युग्मक संलयन या निषेचन होता है, और युग्मक संलयन निषेचन होता है क्या बनता है युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पर पहले ही बात हो चुकी है, इसमें केवल किससे समसूत्री विभाजन से नया जीव बनता है, इसमें न तो युग्मक बनता है और नई युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है। आगे समझना आपके, फिर तीसरे पॉइंट पे चला जाए तो आप आराम समझिए। देखो लैंगिक जनन में मुख्य थे दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा, ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद है जैसे पोरीफेरा, स्लेंटेटा, टेपवर्म यानी फीताकर्मी, ये जो तीनों जीव हैं मुख्यतः ये तीनों उभयलिंगी होते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, जंतुओं में उभयलिंगी उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, तो आपको जहां भी उभयलिंगी जंतु उदाहरण मिले उनको नोट आउट कर लें, आपके कहीं ना कहीं पेपर्स में काम में आएंगे। तो पोरीफेरा, स्लेंटेटा और टेपवर्म में ना उभयलिंगी है तथा इनमें मुख्यतः उसका निषेचन होता है, इसलिए ये क्या है इसमें मुख्यतः केवल क्या लेकिन में एक ही भाग लेता है। फिर एक बात आपको यहाँ कर लेते थोड़ा सा कि आपने 11th क्लास में अर्थफॉर्म में केचुआ पढ़ा था, तो केचुआ भी उभयलिंगी होता है लेकिन उसमें पर निषेचन होता है। आपको पता हो तो हेड एंड टेल याद है ना, एक का तो हेड और एक का टेल, तो उसमें पर निषेचन उभयलिंगी है केचुआ लेकिन क्या होगा पर निषेचन होगा, वो भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। जब इसमें केवल कितना जीव भाग लेता है, एक जीव भाग लेता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें केवल पादप ने किसी भी टाइपों को काटा, जमीन में रोपित किया, समसूत्री विभाजन से नया पादप बन गया। इसी प्रकार अमीबा उदाहरण लिया था, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पर लैंगिक और अलैंगिक का पांचवा अंतर करता है। तो देखो लैंगिक जनन पांचवा, इनमें जीन में होता है, आपको पता है युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जीन में होता है, और जब जीन में होता है तो क्या होता है विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। आपको पता है विभिन्नताएं किसे कहते हैं, एक ही जीव की दो संतानें होती है उनके लक्षण में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं विभिन्नताएं कहते हैं। तो इसमें जीन में होता है जिसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, और आपको पता है जो विभिन्नता उत्पन्न होती है वो क्या है जैव विकास का आधार है। जैव विकास मतलब अर्थात नई जाति या नए जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है जैव विकास कहलाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि लैंगिक जनन में जैव विकास होता है अर्थात नई जाति का निर्माण होता है, जबकि आपको पता है अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, युग्मक भी नहीं बनते, अतः जीन में भी नहीं होता, अतः जैव विकास या नई जाति का निर्माण नहीं होता। साथ ही साथ अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा हो चुका है कि अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है ना वो केवल और केवल किससे उत्पन्न होती है समसूत्री विभाजन से उत्पन्न होती है। किससे होती है समसूत्री विभाजन से उत्पन्न होती है, अतः यह आनुवंशिक रूप से और संरचनात्मक रूप से, किससे आनुवंशिक रूप से और संरचनात्मक रूप से उनके जनक जीव के समान होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है क्लोन कहा जाता है। याद रखना वेरी वेरी मोस्ट बात है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान केवल और केवल किससे उत्पन्न होती है समसूत्री विभाजन से उत्पन्न होती है, अतः उनके आनुवंशिक मतलब उनके आनुवंशिक पदार्थ और उनकी बनावटी की संरचना उसके जनक जीव के समानांतर होती है, उसे क्या कहते हैं क्लोन। अब थोड़ा सा क्लोन वर्ड के बारे में बात कर दी जाए तो क्लोन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एटविंग ऑफ ए ट्री, अर्थात एक पेड़ की सभी शाखाएं एक जैसी होती है, उसी प्रकार अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें क्या होती है एक जैसी होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है क्लोन कहा जाता है, जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें कभी भी क्लोन नहीं होती। तो देखो आप समझ गया, आज तो क्या पढ़ा लैंगिक और अलैंगिक जनन में मुख्यतः 5 अंतर। आगे आपको समझ में उसके लिए से आगे चलते हैं। अब आगे देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार क्या पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार। हाँ अब देखो आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ते हैं। तो आवर्तबीजी पादपों में मुख्यतः अलैंगिक जनन 2 प्रकार है। कितने प्रकार का 2 प्रकार। सबसे पहला है अनिषेक बीज का यानी एग्मोस्पर्म, और दूसरा है कायिक परिवर्तन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोनों को डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं तो समझिए आप। अनिषेक बीज का अ मतलब नहीं निषेचन, मतलब निषेचन नहीं उसके बावजूद भी भ्रूण और बीज का निर्माण होना, उसे कहते हैं अनिषेक बीज का। इसी पर इसका इंग्लिश वर्जन है एग्मोस्पर्मी। ए मींस नॉट मींस नहीं, गेमस मींस युग्मक और स्पर्म मींस एम्ब्रियो एंड सीड, अर्थात बिना युग्मक निर्माण के भी भ्रूण व बीज का निर्माण हो जाना, उसे क्या कहते हैं अनिषेक बीजता। देखो यहाँ बीज बन रहा है लेकिन निषेचन भी युग्मक निर्माण भी नहीं हो रहा और निषेचन भी नहीं हो रहा, उसके बावजूद भ्रूण बन रहा है, इसलिए भ्रूण और बीज बन रहा है, इसलिए क्या कहेंगे अनिषेक बीजता। अगर इसमें भ्रूण और बीज बनता अर्धसूत्री विभाजन युग्मक संलयन के द्वारा तो ये लैंगिक जनन हो जाता, लेकिन यहाँ पर
निषेचन भी नहीं हो रहा और युग्मक भी नहीं बन रहा, उसके बावजूद गुण का विकास हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? अली से बीज तक। इसके बारे में अपन लेसन नंबर 4 में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आगे बात करते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पादप के किसी भी कायिक भाग से, पादप के किसी भी कायिक भाग से अगर संपूर्ण पादप का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। जो जड़, तना, कण, पादप का कोई भी कायिक भाग हो सकता है, उससे संपूर्ण पादप निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तथा पादप का वह भाग जो कायिक प्रवर्धन में काम में लिया था या कायिक प्रवर्धन में काम आता है, उसे क्या कहते हैं? प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। अब देखो तो आपको समझ में आ गया होगा एलिगेशन दो प्रकार का होता है, अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन। तो अनिषेक बीजता के बारे में लेसन नंबर 40 और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेंगे। अब अपन आगे विस्तार से बात करते हैं कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन को भी कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। हाँ, अब देखिए कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक। तो नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, तो सीधी सीधी बात है, प्रकृति में अपने आप पादप के किसी भी कायिक भाग से नए पादप निर्माण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इसी प्रकार कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मतलब मनुष्य द्वारा पादप के किसी भी कायिक भाग को काट कर या हटाकर जमीन में रोपित करने से नया पादप बनाना, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब बात हुई प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में तने द्वारा भी हो सकता है, जड़ द्वारा भी हो सकता है, कण द्वारा भी हो सकता है और कलिका द्वारा भी हो सकता है। अर्थात प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को भी 4 भागों में बांट लेंगे, तने द्वारा, जड़ द्वारा, कण द्वारा और कलिका द्वारा। उसी प्रकार कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की भी 3 विधियां, देखो कर्तन, विस्तरण और ग्राफ्टिंग। इन तीनों को अपन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार। समझिए आप आगे। अगर बात की जाए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में अब देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में पहला प्रकार तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, अब आपको पता है, आप अभिलंब काल में पढ़ चुके हो, जड़, तना, प्राणी द्वारा विस्तार से पढ़ चुके हो, उनकी आंतरिक रचना पढ़ चुके हो, उनकी बाह्य आकारिकी पढ़ चुके हो, तो आपको पता है तने को मुख्यतः उनके कार्य विधि के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना और भूमिगत तना। तो सबसे पहले वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। आपको पता है वायवीय तना मतलब ऐसा तना जो जमीन के ऊपर लगा, उसे क्या कहते हैं? वायवीय तना कहा जाता है। और तने के बारे में आपको पता है, उसमें क्या पाई जाती है? मुख्य तने का काम क्या है? पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। पर्व संधियां आप जानते हो किसे कहते हैं? जहां पर गांठ होती है ना, उसे क्या कहते हैं? पर्व संधि। और 2 पर्व संधि मिलके स्थान क्या कहलाता है? पर्व कहलाता है। तो जैसे गुलाब, गन्ना, केला, ये जो पौधे होते हैं, इनमें 2 या 3 पर्व संधि युक्त तने अगर जमीन में गिरे तो उससे क्या बन जाता है? नया पादप बने जाता है। तो ये वायवीय तने द्वारा क्या हो गया? कायिक प्रवर्धन। आपको पता होना चाहिए गुलाब, गन्ना, केला में खेती भी वायवीय तने द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार अर्धवायवीय तना, ऐसा तना जो जमीन के ऊपर या अंदर लेटी अवस्था में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तना। और अर्धवायवीय तने क्या भी आपको पता है 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा? ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, अंतःभूस्तरी और भूस्तरी। इसके बारे में आप वीडियो में तो विस्तार से पढ़ चुके, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ऊपरी भूस्तरी ऐसा तना जिसकी शाखाएं जमीन के ऊपर लेटी अवस्था में पाई जाती है और उनकी पर्व संधि होती है। देखो थोड़ा सा देख लो आप डायग्राम, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ आपको। जैसे इसकी शाखा है, तो ये जमीन के ऊपर लेटी अवस्था में पाई जाती है, तो इससे इसकी पर्व संधि से नीचे की ओर क्या निकलती है? जड़ें निकलती है, ऊपर की ओर क्या निकलती है? अपस्थानिक शाखाएं निकलती है। और अगर इसकी पर्व कहीं से भी टूट जाए तो उस पर्व संधि वाले स्थान से क्या होता है? नया पादप बने जाता है। ये चीज इन तीनों के लिए लागू होती है। ऊपरी भूस्तरी, इसका उदाहरण है दूब घास, जानते हो दूब घास या लॉन, उसमें। इसी प्रकार भूस्तरी का ऊपरी भूस्तरी में थोड़ा सा अंतर है, आप आराम से देखिए। भूस्तरी में क्या होता है? तो जो पर्व होता है ना, वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ पाया जाता है। और वही सेम बात इसमें क्या आता है? पर्व संधि वाले स्थान से क्या निकलती है? अपस्थानिक जड़ ऊपर की ओर क्या निकलती है? कलिका निकलती है, उससे नया पादप बने जाता है। इसी प्रकार अंतःभूस्तरी का एग्जांपल क्या? पुदीना। पुदीने के बारे में आप जानते हो, इसमें जो शाखा होती है जमीन के अंदर निकली रहती है और सीज वापस बाहर आ जाता है। तो उसमें भी वही पर्व संधि से क्या निकलती है? अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर क्या निकलती है? अपस्थानिक कलिका। और जब पर्व टूटता है उससे क्या बन जाता है? नया पादप बने जाता है। लास्ट एंड वेरी मोस्ट भूस्तरी का जलकुंभी, इसके बारे में जानते होंगे आप। इसका डायग्राम आप यहाँ देख लें, याद करें आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए आप, तो आपको याद हो। तो इसमें क्या होता है? केवल एक पर्व होता है, पहली बात तो। और इसकी जो पत्तियां और पुष्प होते हैं ना, बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। दूसरी बात, इसमें देखो पर्व टूट जाए
तो प्रत्येक पर्व से नया पादप बनने जाता है। और ये जो जलकुंभी पादप है जल प्लावी पादप जो जल की सतह पर तैरता हुआ पाया जाता है। और इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा और याद हो, मिड में भी क्वेश्चन आ चुका है, जलकुंभी जो है वो कैसा पौधा है, जल की सतह पर पाया जाने वाला पौधा है, जल प्लावी पौधा है तथा साथ ही साथ ये बंगाली खाड़ी में आज बहुत ज्यादा फैल चुका है, जिसके कारण वहां पर अन्य पाए जाने वाले अन्य पौधे और जंतुओं क्या हो रहा है, नुकसान होता है। इसलिए इसे आज क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पुष्पों की और पत्तियों की सुंदरता कारण इसे पहले वहां पर उगने दिया गया। और आज इसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है कि अन्य जलीय पौधों और जंतुओं को ऑक्सीजन और सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन सूर्य प्रकाश कौन ग्रहण कर लेता है, जलकुंभी ग्रहण कर लेता है। और इसमें क्योंकि एक पर्व होता है, ये पर्व टूटता है तो प्रत्येक टूटे पर्व से अपने आप क्या बन जाता है, नए पौधों निर्माण हो जाता है। तो ये देखो तने द्वारा कई प्रकार, दूसरा प्रकार क्या था, अर्धवायवीय तने द्वारा। देखो इनको आराम समझ ले, हम विस्तार से। पहला कौन सा, ऊपरी भूस्तरीय, एग्जांपल क्या है, धूप घास। दूसरा भूस्तरीय, एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉबेरी। तीसरा क्या है, अंतर भूस्तरीय, एग्जांपल क्या है, पुदीना। चौथा क्या है, भूस्तरीय, एग्जांपल क्या है, जलकुंभी। इससे रिलेटेड में आपको और क्वेश्चन बता दें, इसे क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं आपको सामने एग्जांपल कर चुका हूं कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं भूमिगत तने। आपको पता हो तो तने के कई करोड़ तने के जो रूपांतरण प्रदेश में अपन ने पढ़ा था, ये ऊपरी भूस्तरीय और भूमिगत तने 11th क्लास में आप आराम से पढ़ चुके, फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भूमिगत तने द्वारा मतलब ऐसे तने जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, किसी न किसी भोज्य पदार्थ संग्रह करके वो रूपांतरित हो जाते हैं। तो लगते तो वो जड़ जैसे नहीं, एक्चुअल में होते क्या है, तने होते हैं। तो सवाल है सर उनको तना कैसे माना जाए, तो आप 11th में से पढ़ चुके, फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनके ऊपर मुख्यतः या तो पर्व संधियां और पर्व दिखते हैं, जिससे पता लग जाता है कि जड़ नहीं क्या है, तना है। वैसे नॉर्मल जनरल नॉलेज में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदरक हल्दी क्या तना है या जड़ है, वैसे भी कंपटीशन में कई काम आते हैं, ये क्या है, तना है। फिर इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। तो भूमिगत तने द्वारा, भूमिगत तने के 4 प्रकार है, प्रकंद, कंद, सल्कंद और घनकंद। अब प्रकंद की बात करें तो वैसे 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ऐसा तना जो भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता हुआ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। ये भोज्य पदार्थों संग्रहित करके भूल जाता है, तो इसमें भी पर्व संधियां और पर्व दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि जड़ नहीं क्या है, तना। तो अदरक और हल्दी भले जमीन में रहते हैं, लेकिन वो क्या है, तना है। तो इनमें भी आपको पता है अदरक और हल्दी जमीन के अंदर क्षैतिज वृद्धि करते रहते हैं और उनसे नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो पहला कंप्लीट हो गया प्रकंद, क्या, जमीन में क्षैतिज वृद्धि करने वाला, इनसे भी क्या होता है, नए पौधों का निर्माण होता है। दूसरा क्या है, कंद अर्थात आलू। आलू में आपको पता है क्या होता है कि इनकी जो शाखाओं के भूमिगत शाखाओं के अंतिम भाग है वो खुलकर क्या होते हैं, अंडाकार हो जाते हैं। और आपको पता है आलू के ऊपर, आपको पता हो तो आपने देखा होगा, उस पर विशेष प्रकार की कलिकाएं निकलती, जिसे अपनी भाषा में आंखें भी कहा जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये कक्षस्थ कलिकाएं, क्या है, कक्षस्थ कलिका। और आपको पता हो कक्षस्थ कलिका हमारे कहां से निकलती है, पर्व संधि से निकलती है। तो अपस्था ने क्या कक्षस्थ कलिकाओं का निकलना यह सिद्ध करता है कि आलू के अंदर भी पर्व संधि पाई जाती है। जिसमें पर्व संधि पाई जाती है वो क्या होता है, तना होता है। अर्थात आलू में कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधों का निर्माण होता है। और आलू भी एक प्रकार क्या है, भूमिगत तना। इसी प्रकार तीसरे बात करते हैं, किसके ऊपर बात करते हैं, तीसरे की सल्कंद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाँ, अब सल्कंद की बात करते हैं। सल्कंद एग्जाम में प्याज और लहसुन। आपको पता है प्याज और लहसुन क्या है, हास्य तना है। हास्य तना मतलब इसमें क्या होता है, इसकी जो डिस्क है ना, जो अपन काट कर फेंक देते हैं, या लहसुन में जिसको हटा देते हैं, वही भूमिगत तना है, जो जमीन की सतह पर पाया जाता है। तो इसमें आपको पता है नीचे की ओर उपस्थान जड़ें और ऊपर की ओर सल्की पर्ण पाए जाते हैं। और इन तने युक्त सल्की पर्णों को जमीन में रोपित करता है, दूसरे क्या बन जाता है, नया पादप बनने जाता है। अर्थात सल्कंद का मतलब आप समझे, इसमें ये आश्रित तना डिस्क लाइक होता है और उसके ऊपर पाए जाने वाले सल्की पत्तियों और इस भूमिगत तने से नए पादप का निर्माण होता है। कंप्लीट। अर्थात प्याज और लहसुन भी क्या है, भूमिगत तने हैं। और इनमें केवल और केवल क्या, ये आश्रित जो डिस्क है, ये क्या है, तने का रूपांतरण या तना है। बात खत्म। अब आपकी बात करते हैं घनकंद की। किसकी बात करते हैं, घनकंद। घनकंद का एग्जांपल क्या है, केसर। ये भी भूमिगत तना और ये मृदा के अंदर ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। कैसी वृद्धि करता है, ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। इसमें भी पर्व संधि और पर्व पाए जाते हैं और इससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब वेरी मोस्ट बात अगर बात कर ले तो आप भूमिगत तने द्वारा समझ में आ गया होगा। देखो एग्जाम्पल, प्रकंद, कंद, सल्कंद और घनकंद। वैसे आप 11th में सब पढ़ चुके हो। एग्जाम्पल याद रखें, केवल अदरक और हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन और ये घनकंद है कैसे, इन सब ये भूमिगत तने हैं, क्योंकि इनमें भूमि में रहते हुए पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। तो उनकी पर्व संधियों से नई शाखाएं निकलकर नए पादपों का निर्माण कर देते हैं। अब एक आरएस वगैरह में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर में पूछा गया, तो कैसे नाम आ गया, तो रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ।
कैसेट में ना जो पुष्प होता है ना, उसके पुष्प में जो पुंकेसर और वर्तिकाग्र है वही खाने योग्य भाग होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे में खाने योग्य भाग क्या है, तो याद रखना आपको पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र खाने योग्य भाग होता है। तो आपको आज समझ में आ गया पहला क्या, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन आपको क्या समझ में आया, वायव्य तने द्वारा। वायव्य तने में आपने पढ़ा था क्या, गुलाब, गन्ना, केला, जो जमीन के ऊपर पाए जाने वाले तने होते हैं उनकी पर्सन अगर इनको काट के जमीन में रोपित किया जाए या भाग जमीन में रोपित उससे नया पौधा बन जाता है। किससे, परसंधि से जड़ें निकलती है और ऊपर की कलिकाएं बन जाती है। इसी प्रकार अर्धवायवी के चार एग्जाम्पल है, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, अंतःभूस्तरी और भूस्तरी का। फिर लास्ट भूमिगत तने द्वारा मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन देखो, शकरकंद, सीसम, मोरैया आदि जड़ों के पात्रों की बात की जाए तो उनकी जो जड़ें होती है ना, उनसे नीचे की ओर क्या निकलती है, अपस्थानिक जड़ें, और ऊपर की ओर क्या निकलती है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। अपस्थानिक कलिका और जड़ वाले स्थान से क्या बनता है, नया पौधा का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार की जड़ों क्या कहता है, कंदमूल भी कहा जाता है। देखिए आप यहाँ पर ये शकरकंद की जड़, इसमें क्या हो रहा है, नीचे की ओर तो क्या निकल रही है, अपस्थानिक मूल निकल रही है, ऊपर की क्या निकल रही है, अपस्थानिक कलिका निकल रही है। उनसे क्या बनते जाता है, नया पौधा बने जाता है। तो ये क्या हो गया, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। आगे आपको समझ में, इसके देखो चार एग्जाम्पल याद होंगे, शकरकंद, सीसम, मोरैया और सीसम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके शकरकंद। फिर आगे बात करते हैं पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन। पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा एक रेगिस्तानी पादप होता है, आपको पता ही होगा। इसकी पर्ण यदि नमीयुक्त मृदा पर गिरे, हाँ गिरे, नमीयुक्त मृदा पर गिरे, तो आप देखिए यहाँ पर डायग्राम को, नमीयुक्त मृदा पर गिरती है तो इसकी जो फलक कोर होते हैं, जानते हैं फलक कोर, पर्ण का जो अंतिम किनारा होता है उसे क्या कहते हैं, फलक कोर कहते हैं। तो जो फलक कोर है उससे नीचे की ओर तो क्या बनती है, अपस्थानिक जड़ें निकलती है, ऊपर की ओर क्या निकलती है, अपस्थानिक कलिकाएं। और प्रत्येक अपस्थानिक कलिका वाले स्थान से क्या बन जाता है, नया पौधा बने जाता है। अर्थात ब्रायोफिलम के पर्ण नमीयुक्त मृदा पर गिरती है तो उसके फलक कोर से बनने वाली अपस्थानिक कलिकाओं से नया पौधा निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है आपके क्या, बिगोनिया। अगर बिगोनिया की अगर आप बात करो तो आप डायग्राम देखिए, बिगोनिया में क्या होता है कि बिगोनिया की जो आपके इसकी एक तो पर्णवर्ण होता है और आपके इसकी जो सिराएं होती है उनसे भी नीचे की क्या निकलती है, अपस्थानिक जड़ निकलती है, ऊपर की क्या निकलती है, कलिकाएं निकलती है, जिससे भी क्या रहता है, नए पौधों का निर्माण हो जाता है। आगे आपको समझ में, इसी प्रकार अगर आप और पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन दो एग्जाम्पल याद रखना चाहते हैं तो एक का नाम है सैंडपालिया और एक का नाम है स्ट्रेप्टोकॉप्स, जिनके द्वारा भी पर्ण से कायिक प्रवर्धन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किसके द्वारा, तने द्वारा, जड़ द्वारा और पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब अपन आगे बात करें तो अपन पढ़ेंगे पुष्प कलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन, अब चौथा प्रकार है पुष्प कलिका या झिंगानुओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो बात करते हैं, कई पात्रों सामान्य जंगली क्षेत्र में होते हैं, उनमें अगर आपके बीज हो, क्या हो, बीज हो, तो क्षेत्रों में गिरेंगे, जंगली क्षेत्रों में गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके जमीन के अंदर धस जाएंगे तो उससे नया पौधा निर्माण नहीं हो पाएगा। तो दलदली क्षेत्र के पात्रों में क्या होता है, पुष्प कलिकाएं जो होती है फूलकर मोटी हो जाती है, उनके जन्नांग फूलकर बड़े हो जाते हैं और वो क्षेत्रफल घेर लेते हैं। और ऐसी पुष्प कलिका को क्या कहते हैं, पत्र कलिका या पत्रकंद कहते हैं। अगर वो जमीन पर गिरे तो उनसे क्या बन जाता है, नया पौधा निर्माण हो जाता है। तो जो दलदली क्षेत्र के मुख्य से पादप होते हैं उनमें पत्र कलिका या पुष्प कलिका के फूलकर बड़े होने से ही, जिन्हें पत्रकंद भी कहते हैं, उनसे ही नए पौधों निर्माण होता है। जैसे इनके एग्जाम्पल अगेव, जिसे रामबास भी कहते हैं, ग्लोबा और डायस्कोरिया जिसे रतालू भी कहा जाता है। तो आज क्या हो गया, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन को, सॉरी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कंप्लीट है। अब अपन पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। मैंने बताया था आपको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का पहला प्रकार है कर्तन या कटिंग के नाम से आप समझ गए होंगे। पादप के किसी भी कायिक भाग को मनुष्य द्वारा काट कर जमीन में रोपित किया जाए उससे क्या बन जाता है, नया पौधा निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ मनुष्य द्वारा पौधे के किसी भी कायिक भाग काट कर रोपित करने से नया पौधा निर्माण हो जाता है। कर्तन में जड़ तनापन किसी भी भाग को काम में लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्तन में मुख्य तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कराया जाता है, जिसमें देखो आप अंगूर, गुलाब, गन्ना की जो खेती होती है उनमें 2 या 3% युक्त तने को काट कर जमीन में रोपित करते हैं तो उनसे क्या बन जाता है, नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहला प्रकार क्या हुआ, कर्तन। समझ गया, पादप के किसी भी कायिक भाग को काटा तो उसको जमीन में रोपित करने से क्या बन गया, नए पौधों का निर्माण हो गया। अब आगे चलते हैं अपन कर्तन की अगर आगे बात की जाए तो समझिए आप वेरी, अब देखो कर्तन में काम आने वाले
परसंधि उसको कौन सा हार्मोन में, ऑक्सिन हार्मोन में डुबोकर रोपित किया जाए तो उसे जड़ें जल्दी विकसित होती है, इसे गाइजोजेनेसिस कहा जाता है। इसी प्रकार परसंधि को साइटोकाइनिन हार्मोन में डुबोकर रोपित किया जाए तो तना या वायवीय भाग का निर्माण जल्दी होता है, उसे कोलोजेनेसिस कहा जाता है। तो हार्मोन के बारे में अपन क्लास लेसन नंबर 13 में पढ़ेंगे। वैसे फिर भी थोड़ा सा याद रखें आप, कर्तन के भाग को अगर रोपित किया जाए जमीन में, उससे पहले अगर ऑक्सीजन हार्मोन में डुबोकर रोपित करोगे तो जड़ें जल्दी विकसित हो जाएगी। साइटोकाइनिन हार्मोन में रोपित करोगे, हार्मोन में गोल रोपित करोगे तो कायिक वायवीय भाग का निर्माण जल्दी हो जाएगा। अर्थात पादप के कायिक भाग को हार्मोन में डुबोकर रोपित किया जाए तो जड़ें और तने का विकास जल्दी किया जा सकता है। जड़ों के निर्माण की प्रक्रिया को गाइजोजेनेसिस कहते हैं और तने के निर्माण की प्रक्रिया कोलोजेनेसिस कहा जाता है। इसी प्रकार एक वेरी मोस्ट है, ये तो हो गया तने द्वारा कर्तन। इसी प्रकार नींबू, अमरूद, सेब, चेरी आदि में मूल कर्तन द्वारा, किसके द्वारा, मूल कर्तन द्वारा नए पादपों का निर्माण किया जाता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का पहला प्रकार कंप्लीट हुआ क्या, कर्तन। समझ गए होंगे आप, किसी भी कायिक भाग को काटो और इससे नए पादप निर्माण उसे क्या कहते हैं, कर्तन। जिसमें अपन ने पहला क्या पढ़ा, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने द्वारा कर्तन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, पर्व संधि जो होती है, पर्व संधि से नीचे की ओर अपस्तरिक जड़ें ऊपर की ओर कलिका बने जाती है, उसे क्या कहते हैं, तने द्वारा कर्तन। इसी प्रकार मूल द्वारा कर्तन के एग्जाम्पल समझ में आ गया आपके, नींबू, अमरूद, सेब और चेरी। ठीक है, अब अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं। उनका दूसरा प्रकार है स्तरण। स्तरण भी एक प्रकार का कर्तन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कायिक भाग को काटकर रोपित करने से पहले आपके पादप के ऊपर ही अपस्तरिक जड़ें विकसित की जाती है। मतलब जिस कायिक भाग को आप काट कर रोपित करना चाहते हो उसको मुख्य पादप से पहले अलग मत करो, उससे पहले ही अपस्तरिक जड़ें विकसित करो। उसके बाद जड़ें विकसित होने के बाद आप उस कायिक भाग को काटो, फिर जमीन में रोपित करो। यानी ये भी एक प्रकार का कर्तन है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना सा है कि इसमें अपस्तरिक जड़ें मुख्य पादप के साथ जुड़े हुए भाग से जड़ें विकसित किया, तो उसके बाद काटकर जमीन में रोपित किया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है आपके दाब लगाना है, टीला दाब विधि। दाब लगाना है, टीला दाब विधि बहुत ही इजी विधि है, इसमें कुछ नहीं होता। जो सामान्यतः जो छोटे पौधे होते हैं या शाकीय पौधे होते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसकी जो शाखा होती है ना, उसको जमीन के ऊपर लगा देते हैं और उसके ऊपर गीली मिट्टी डाल देते हैं और उसका जो शीर्ष भाग होता है ना, वापस बाहर निकाल दिया जाता है। देखो वापस समझो आप, इसकी जो कॉमन पौधे होते हैं उनकी शाखा की जो पर्व संधि होती है उसके ऊपर गीली मिट्टी डाल देते हैं और शीर्ष भाग को वापस बाहर निकाल देते हैं और ये 3-4 दिन तक मिट्टी को गीली रखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी जो पर्व संधि होती है उससे नीचे की ओर तो अपस्तरिक जड़ें निकलना विकसित हो जाती है। अब जैसे 3-4 दिन बाद अपस्तरिक जड़ें निकलना विकसित हो जाती है तो इसके पर्व को मुख्य पादप से अलग कर लेते हैं और उससे दूसरी जगह स्थानांतरित करके नए पादपों का निर्माण किया जा सकता है। इसे दाब लगाना या टीला दाब विधि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शाखा के ऊपर एक टीला बना दिया गया गीली मिट्टी का और उसकी पर्व संधि से अपस्तरिक जड़ें विकसित होगी। इसमें आपने क्या देखा, पहले अपस्तरिक जड़ें विकसित की, उसके बाद इसको मुख्य पादप से क्या किया, अलग किया। आगे बात समझ में आपके, ये भी प्रकार क्या था, कर्तन ही था। अंतर्शित कितना है, ध्यान रखना, अपस्तरिक जड़ें पहले विकसित करेंगे और उसके बाद मुख्य पादप से कायिक भाग को अलग करेंगे। अब इसमें एक नोट कर देखो, वेरी मोस्ट, अगर इसमें जड़ें जल्दी विकसित करनी हो, मतलब आप अगर इस शाखा में पर्व संधि में जड़ें जल्दी विकसित करना चाहते हैं तो इसकी छाल को हटाएं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा वी आकार का कट लगा दें। जब आप वी आकार का कट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, जड़ें जल्दी विकसित हो जाएगी। आगे समझ में, अब इससे अगला वाला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला कंप्लीट है, कौन सा, दाब लगाना या हाँ। अब देखो अपन इसका स्तरण का दूसरा भाग पढ़ते हैं, वायु स्तरीय दाब या घुट्टी लगाना। ये भी एक प्रकार की टीला दाब विधि है। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि टीला दाब विधि में जो पौधा था वो क्या था, कोमल होता है, तो उसकी शाखा जमीन के ऊपर रहती है, तो उसमें आराम से मिट्टी डालकर उससे अपस्तरिक जड़ें बनाई जा सकती है। लेकिन जो बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, जैसे अनार, नारंगी, लीची, अंगूर, अमरूद आदि में शाखा मर्दा से काफी ऊपर लगी होती है, अतः इनको जमीन में गाड़ा नहीं जा सकता, यानी उनके ऊपर रेत डाल के उनको रोका नहीं जा सकता। तो इसमें वायु स्तरीय दाब विधि या घुट्टी लगाना विधि द्वारा क्या स्तरण करवाया जाता है। इनमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इनकी जो वायवीय शाखाएं होती है ना, उनमें सर्वप्रथम इनकी छाल हटाई जाती है, फिर उसके ऊपर चीरा लगा दिया जाता है और चीरे के उस भाग को टाट पट्टी से या आपके रुई से या गीली मिट्टी से आवृत कर दिया जाता है। साथ ही साथ टाट पट्टी या गीली मिट्टी हमेशा नम बनी रहे, इसके लिए क्या करते हैं, उस शाखा के ऊपरी शाखा पर एक बर्तन लगा देते हैं और बर्तन के नीचे वाले भाग में छेद बना देते हैं और इस छेद से एक
धागा बांध देते हैं, फिर ये धागे को आपके गीली रुई से या गीली मिट्टी के ऊपर कवर कर दिया जाता है, जिससे इस धागे द्वारा धीरे धीरे केशिका विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, केशिका विधि द्वारा जल बूंद बूंद करके गीली मिट्टी को या रुई को हमेशा नम बनाए रखता है। यह प्रक्रिया 4 से 6 सप्ताह तक होती रहती है। और जैसे ही आपके होता है तो आपके क्या होता है, गीली रुई या मिट्टी वाले स्थान से क्या अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती है। जैसे अपस्थानिक जड़ें विकसित होती है, क्या करते हैं, इस शाखा को मुख्य पादप से काट कर हटा देते हैं और नए स्थान को रोपित कर दिया जाता है। आगे समझ में आपके लिए तो देखिए आप आराम से, इसमें क्या हुआ आपके थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, इसमें वृक्ष बड़ा है पहली बात, दूसरा इसकी शाखा जमीन से ऊपर है, और तीसरी बात इसमें क्या लगाते हैं, बर्तन से इस आपके क्या गुट्टी, इसको गुट्टी भी कहते हैं, इस गुट्टी को निरंतर गीली बनाए रखने के लिए एक धागे से इसको आवृत कर देते हैं, जिससे बूंद बूंद करके पानी गुट्टी पर आता रहता है और वो गीली बनी रहती है, जिससे 4 से 6 सप्ताह बाद क्या बन जाती है, जड़ें विकसित हो जाती है और इससे अपस्थानिक जड़ निकलती है और इसको काट कर नए पादप निर्माण हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो कैसे बना हमें बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे तो हम और नए से नए वीडियो बनाएंगे और आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद।